नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान में इकाई 3 को पढ़ने वाले हैं। इकाई 3 में हमारा पहला पाठ, उसका पहला भाग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारा उदारवाद। इस पहले भाग में हमें उदारवाद की उत्पत्ति, उदारवाद की प्रकृति, उदारवाद का जो उदय और विकास हुआ, इस क्रम को हम इस कालांश में पढ़ेंगे। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य को सूझबूझ और सामूहिक प्रयास समझा जाता है। उदारवाद स्थायी मूल्यों वाली अनिश्चित उपलब्धि हैं और यूरोपीय इतिहास और दर्शन दोनों के अंदर इसको एक महत्वपूर्ण विरासत के रूप में समझा गया है, माना गया है। यह वास्तव में पुनर्जागरण की देन है। उदारवाद जो विचारधारा है वो पुनर्जागरण की देन है, जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना गया है और विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास समझा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ, जेरम बेंथम भी उदारवादी विचारकों में गिने जाते हैं। प्रमुख रूप से जेरम बेंथी और एडम स्मिथ जैसे विचारकों ने भी इस उदारवादी विचारधारा के रूप में अपनी प्रबल विचारधाराएं रखी। उदारवाद राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रमुख विचारधाराओं के रूप में है। ये जो विचारधारा है उदारवाद, ये सर्वाधिक प्राचीन विचारधाराओं में भी हैं। इसका जो उदारवादी दर्शन और उदय जो है, विकास का क्रम है, वो यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार जैसे आंदोलनों से जुड़ा हुआ विषय है। 16वीं शताब्दी में सामंतशाही, राजशाही, पोपशाही जैसे जो मध्ययुगीन व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध में एक ज़बरदस्त प्रतिक्रिया के रूप में, एक क्रांतिकारी दर्शन के रूप में इस विचारधारा का आगमन हुआ था। और इस शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो 1815 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ये सबसे प्राचीन विचारधाराओं में है। यूरोप के अंदर धर्म सुधार आदि आंदोलनों के अंदर इसको समझा गया और सर्वप्रथम कब इसका नाम लिया गया? 1815 में इंग्लैंड में। 1815 में इंग्लैंड में इसमें सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद हमारा शिक्षण का बिंदु आता है उदारवाद की उत्पत्ति। उदारवाद अंग्रेजी शब्द के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की लिबर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के लिबर शब्द से, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र या स्वतंत्रता। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका स्वरूप कार्यक्षेत्र विकास के प्रथम चरण से लेकर वर्तमान तक बदलता रहा। यानी एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा गतिशील रही है, हमेशा इसमें परिवर्तन रहा है। उदारवाद एक ऐसी अस्पष्ट, बौद्धिक, गतिशील, स्थितिवादी, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक, गरीब विरोधी, अन्यायी, अनैतिक, अमानवीय अवधारणा थी। उदारवाद कैसी विचारधारा है? एक ऐसी अस्पष्ट, बौद्धिक, गतिशील, स्थितिवादी, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक और गरीब विरोधी, अन्यायी, अनैतिक, अमानवीय अवधारणा है। सामान्यतः उदारवादी विचारधारा से अधिक हैं। यह सोचने का एक तरीका है
संसार को एक देखने की दृष्टि है, इसको लेकर ये कहा गया है। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसका स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र विकास के प्रथम चरण से लेकर आज की वर्तमान स्थिति तक देखने को मिलता है। कभी ये पूंजीपतियों के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से सामने आता था, तो बाद में कई बार ये दबी जुबान से पूंजीपतियों के हित की बात भी करता था। अर्थात उदारवादी एक ऐसी विचारधारा है जो समयानुसार बदलती रही, कभी पूंजीपतियों के पक्ष में भी दिखी तो कभी उनके विपक्ष में भी एकदम सामने आई। बाद में मार्क्सवाद के डर से पूंजीपतियों को बचाने के लिए, बाद में मार्क्सवादी जो विचारधारा आई उसके कारण से पूंजीपतियों को बचाने के लिए यह गरीब के हितों की बात करने लगा। उदारवाद लोक कल्याण की एक प्रबल अवधारणा का समर्थक माना जाता है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद वह पुनः अपने परंपरागत जो स्वरूप की तरफ बढ़ने लगा और पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलनों ने इसको जन्म दिया। औद्योगिकीकरण ने इसे आधार प्रदान किया। पुनः समझे, 1990 के दशक में जब सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा व्यवस्था थी वो व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद पुनः जागरण हुई। साथ ही धर्म सुधार जैसे आंदोलनों के कारण से इस उदारवादी विचारधारा का जन्म हुआ, आगे बढ़ी वो। औद्योगिकीकरण ने इसको आधार प्रदान किया और बढ़ते हुए पूंजीवाद ने इसे स्वतंत्रता के निकट लाकर खड़ा किया। व्यक्ति के प्रति इस विचारधारा की आस्था ने राज्य को सीमित रूप कर दिया। अर्थात इस विचारधारा की आस्था, इस प्रत्येक व्यक्ति की इस विचारधारा के प्रति जो आस्था थी उसके कारण से इसको एकदम लिमिट लाकर खड़ा कर दिया। बढ़ते हुए पूंजीवाद ने इसे स्वतंत्रता के निकट लाकर खड़ा किया। प्रत्येक व्यक्ति की जो विचारधारा है, इस विचारधारा की जो आस्था बढ़ती गई, इस कारण से राज्य को एक सीमित स्वरूप के रूप में खड़ा कर दिया गया। सामान्यतः उदारवाद एक ऐसी विचारधारा से अधिक हैं जो सोचने का एक तरीका है और संसार को देखने की एक दृष्टि है तथा राजनीति को उदार की ओर बनाए रखने का एक प्रयास है। इस तरह से आगे के अध्ययन में उदारवाद का उदय और विकास, उदारवाद का उदय व विकास। प्रारंभ में लॉक बेंथम, एडम स्मिथ की रचनाओं में उदारवाद का स्वरूप नकारात्मक था। व्यक्तिवाद व शास्त्रीय उदारवाद के नाम से इसको जाना जाता है। जॉन लॉक, बेंथम और एडम स्मिथ की रचनाओं में हमें उदारवाद के रूप में एक झलक देखने को मिलती है, लेकिन जो उसमें झलक जो देखने को मिलती है उसका स्वरूप कैसा था? नकारात्मक था। और ये नकारात्मक विचारधारा जो थी वो इसे व्यक्तिवाद व शास्त्रीय उदारवाद के रूप में देखने को मिली। 19वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस सकारात्मक स्वरूप में प्रदान किया। यानी ये जो नकारात्मक विचारधारा दिखी वो किसने? 19वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको सकारात्मक विचारधारा के रूप में विकसित की और सकारात्मक रूप दिया। 20वीं शताब्दी में लॉस्की और मैकाइवर ने इसकी पुनः नवीन रूप में इसकी प्रस्तुति की। जो 19वीं शताब्दी में स्टुअर्ट मिल ने इसको सकारात्मक स्वरूप दिया, तब राज्य को एक आवश्यक बुराई समझने की बजाय एक सकारात्मक अच्छाई समझा जाने लगा तथा अनियंत्रित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्था के लिए खतरा समझते हुए व्यक्ति की गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने की बात उस सकारात्मक उदारवाद में की गई। और 20वीं शताब्दी में जो लॉस्की और
मैकाइवर ने उसका नया जो स्वरूप दिया, तब राज्य एक अच्छी और एक आवश्यक संस्था मानी जाने लगी और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक समझने लगा। कानून को प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक समझने लगे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, वो मार्क्सवादी विचारधारा बढ़ने के कारण से उदारवाद की विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देती है। फिर ये राज्य को साधन और व्यक्ति के रूप में साध्य मानती हैं। इसके बाद इसमें इन्होंने संविधानवाद, विधि का शासन, विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र चुनाव में न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली, अधिकारों की स्वतंत्रता, न्याय की व्यवस्था, ये सारी जो बातें हैं ये एक उदारवाद के लक्षण के रूप में हमें दिखाई देती है। और ये कैसे प्रारंभ हुई? तो ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मार्क्सवाद की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता से भयभीत होकर, 20वीं शताब्दी में जब मार्क्सवाद की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो उससे भयभीत होकर उदारवादी विचारकों ने भयभीत होकर व्यक्ति की स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता की ओर झुकता हुआ और राज्य के कार्यों को सीमित करने का समर्थन करने लगे। कौन? उदारवादी। उदारवाद व्यक्ति प्रेमी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देती हैं। कैसी विचारधारा है? व्यक्ति की के अधिकारों और स्वतंत्रता पर बल देती है। यह राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य मानती हैं। ये रूढ़िवादी परंपरा के स्थान पर सभी क्षेत्रों में सुधारों और उदारवाद का पक्ष करती हैं। आगे का हमारा बिंदु है उदारवाद की प्रकृति। तो इसके प्रकृति और उसके उदय विकास के चरणों से जुड़ी हुई बात है। 1688 में इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई और 1776 में जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुए, उन सभी में उदारवाद के विकास की उल्लेखनीय भूमिका को देखा जा सकता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों के संबंधों की विचारधारा है और इसमें ये उदारवाद जो है ये स्वतंत्रता संबंधी विचारधारा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद तथा अमेरिकी संविधान में व्यक्ति के अधिकारों की जब आवाज़ उठी थी, उस समय उदारवाद व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ी विचारधाराओं को बल दिया गया। मोंटेस्क्यू ने शासन कार्यों को अलग अलग संस्थाओं को लेकर शक्ति पृथक सिद्धांत प्रतिपादित किया। जॉन लॉक की धारणा थी कि राजनीतिक कार्य सीमित होते हैं, अर्थात जॉन लॉक ने राजनीतिक कार्यों को सीमित रखा और मोंटेस्क्यू ने जो शासन कार्य थे उन शासन कार्यों को के अलग अलग सिद्धांत को सबके सामने प्रतिपादित किया। उदारवाद सीमित कार्यों को करने वाली उदारवाद जो है वो सीमित कार्यों को करने वाली शक्तियों वाले राज्य की बात करता है। अतः राजनीतिक शक्ति भी सीमित होनी चाहिए, ये कहना था। एडम स्मिथ व बेंथम हस्तक्षेपी राज्य के ऐसे समर्थक थे, अर्थात एडम स्मिथ और बेंथम हस्तक्षेपी अर्थात राज्य की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, ऐसी व्यवस्था के वो समर्थक माने जाते हैं। परंतु यह एक अनिवार्य बुराई है और पुनर्जागरण ने राज्य को ईश्वरकृत छोड़कर मानवकृत संस्था बना दिया। अर्थात ये जो उदारवादी विचारधारा के कारण से जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण की जो विचारधारा उत्पन्न हुई, प्रारंभ में राज्य को एक ईश्वरीय स्वरूप माना जाता था, अर्थात राज्य की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ का जो शासक है वह एक ईश्वर के समान है। उनके आदेशों की पालना, निर्देशों की पालना करना
एक ईश्वर की पालना, आदेशों की पालना के बराबर समझा जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इसका जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो ये जो राज्य है वो एक अमूर्त बन गया और मानवकृत संस्था के रूप में उभर कर सामने आ गया। इस तरह से इस उदारवादी विचारधारा ने राज्य को मानवकृत संस्था के रूप में लाकर खड़ा किया। आज के इस कालांश में हमने उदारवाद की उत्पत्ति, जो अंग्रेजी भाषा के लिबरेजियम शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है, और लैटिन भाषा का लिबर शब्द से इसका अर्थ है स्वतंत्रता या स्वतंत्र, और जॉन लॉक जो इस प्रमुख उदारवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। इसके बाद हमने इसके उदय और विकास के बारे में समझा, पढ़ा। तो जॉन लॉक जैसे, उसके बाद में बेंथम, एडम स्मिथ जैसे विचारकों ने भी इस विचारधारा को प्रतिपादित किया, जिसमें मूलतः उनकी नकारात्मक विचारधाराएं देखने को मिली। उसके बाद में हमने जॉन स्टुअर्ट मिल ने उसको सकारात्मक पक्ष को मजबूत किया, सकारात्मक विचारधारा रखी। तब जब सकारात्मक विचारधारा आई, तब राज्य एक आवश्यक बुराई समझने की बजाय एक अच्छाई के रूप में समझने लगा। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में ही लास्की और मैकाइवर ने एक उदारवाद का जो नवीन स्वरूप स्पष्ट किया। तब राज्य एक अच्छी और आवश्यक संस्था के रूप में और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो रक्षक के रूप में माना जाने लगा, समझा जाने लगा। इसके बाद में 20वीं शताब्दी में जब मार्क्सवाद का उदय हुआ, तब इस विचारधारा ने, उदारवादी विचारधारा ने एक अलग स्वरूप बनाया और वो व्यक्ति प्रेमी विचारधारा बन गई और व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देने वाली विचारधारा के रूप में उत्पन्न हुई। उदारवाद की प्रकृति में हमने जो अध्ययन किया, उसमें 1688 की अंग्रेजी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उन सभी विचारधाराओं का अध्ययन इसमें किया। इस तरह से हमारे इस आज के कालांश के जो अभ्यास प्रश्न थे वो आपके सामने थे। आप सबने इन सबको इस अभ्यास प्रश्नों को करना है। नमस्कार।